स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आगे के कुछ टॉपिक्स। आपको जैसा कि पता है कि ज्योग्राफी में हम लोग चैप्टर शुरू कर चुके थे, जिनमें हम लोग चैप्टर मेरे ख्याल से 7 तक हम लोग काम कर चुके थे। आज 8, 9, 10 जो जनरल चीज़ें हैं, आपको 3 डिफरेंट प्लेसेस के बारे में बात करनी है, जिनमें आपका लद्दाख, दूसरा थार और तीसरा बिहार है। पाठ 8, 9, 10 क्लास 7 की SCERT बिहार बोर्ड की बुक ज्योग्राफी। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से अगले टॉपिक पे। टॉपिक की हेडिंग है कि मानव पर्यावरण, अंतःक्रिया और लद्दाख प्रदेश में जनजीवन। जैसे कि इन बातों को शुरू करते हैं, इससे पहले बात याद कर ले कि सीटेट में लद्दाख को कोल्ड डेजर्ट के तरीके से कहा गया था, एक ठंडा मरुस्थल, यानी जहाँ पे जनजीवन बहुत कम है और ठंडक बहुत ज़्यादा है। इसमें की पॉइंट्स आपके हैं कि लद्दाख का भाषा, लद्दाख को वहाँ की भाषा में खापाचान कहते हैं। खापाचान मतलब होती है हिमभूमि, यानी ठंडा प्रदेश। नक्शे में गौर से देखें तो लद्दाख जम्मू कश्मीर के आपके उत्तर पूर्वी भाग में आपकी अवेलेबल मिलेगी। उत्तर पूर्वी भाग में आपको जम्मू कश्मीर में मिलती है, आप मैप में देख सकते हैं। ये लद्दाख है, यानी यहाँ पे आपका क्या है, जम्मू कश्मीर, और इसका उत्तर आप ऊपर ही होता है, पूर्वी इधर होता है, तो उत्तर पूर्वी हिस्से में अवेलेबल होती है। अगले पेज। लद्दाख आप कह सकते हैं जो तिब्बत के पठार का एक हिस्सा है। इसकी सामान्य ऊंचाई 3600 मीटर। क्वेश्चन आ सकता है कि लद्दाख की ऊंचाई आपकी कितनी मीटर है। सामान्य ये औसतन है, 3600 मीटर है। अधिक ऊंचाई के कारण ये शीतल और हिमालय पहाड़ की विस्तृत छाया में पड़ने के कारण शुष्क है। ठीक है, ये दोनों आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ बारिश कभी कभी होती है, बर्फ़ रेगुलर गिरती रहती है। और यहाँ पे बच्चे सवाल पूछ रहे थे कि पेड़ पौधे होते कि नहीं हैं। बहुत कम पेड़ पौधे होते हैं, डेजर्ट ही है एक तरह से, उजाड़ है, वनस्पति कम है, घाटी में कहीं गए। अब यहाँ की है कि यहाँ की द्रास घाटी में अच्छी किस्म का जीरा होता है। क्वेश्चन आता है कि किस घाटी में या लद्दाख के किस घाटी में अच्छे किस्म का जीरा होता है। तो आप याद रखिएगा, द्रास घाटी में अच्छे किस्म का जीरा होता है। नदियाँ के बारे में अगर बात करें तो सिंधु नदी लद्दाख से होकर बहती है। श्योक, नुब्रा, छो आदि बड़ी भी नदियाँ हैं और बहुत उपयोगी होता है। झरने हैं, इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाने में भी इसका उपयोग होता है। ठीक है, यहाँ पे जानवर में याक मिलता है जो भैंस के जैसा है, इसी के पनीर और मक्खन बनाने में उपयोग होते हैं। जंगली भेड़ें, कुत्ते, बकरियाँ भी होती है, याद होगा पासमीना वाला। ठीक है, और यहाँ कंबल, टोपी, लोइयाँ, कपड़े, ऊन से बने जूते के उद्योग भी हैं, छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग। और आवागमन की सुविधा बहुत कम है। प्रमुख शहर यहाँ का लेह है। और क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे, रेल तो वहाँ है ही नहीं, और सड़क मार्ग और वायु मार्ग से जुड़ा हुआ है। और राजमार्ग संख्या 1 यानी NH1 जो है आपको कश्मीर लेह को, एक मिनट, हाँ, लेह को जो जिला दर्रा से होता हुआ कश्मीर घाटी से जोड़ता है। कश्मीर को लेह से जोड़ता है जो जिला दर्रा से होता हुआ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजमार्ग संख्या 1 किसको किससे जोड़ता है। लद्दाख में आप कह सकते हैं लेह से कश्मीर घाटी को जो जिला दर्रा से होता है। यहाँ काराकोरम दर्रा कश्मीर को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, यहाँ पे दर्रे आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, काराकोरम दर्रा और जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा कश्मीर को लेह से और काराकोरम दर्रा कश्मीर को तिब्बत से जोड़ता है। यह दर्रा भी लद्दाख से होकर गुजरती है। लेह से मनाली तक एक सड़क रोहतांग दर्रे से गुजरती है, जिसमें बहुत बड़ी सुरंग बनाई जा रही है ताकि सालों भर लद्दाख का शेष भाग भारत से संपर्क में रह सके। ठीक है, और सैनिक अक्सर हेलीकॉप्टर से जाते हैं। पगडंडियाँ आवागमन का मुख्य मार्ग। अब लोगों की बात करें कि वहाँ का लोग भी हम लोग के जैसे हैं, कद थोड़े छोटे होते हैं। 2 वहाँ मूल प्रजाति है, एक ईरानी, एक मंगोली। ठीक है, ईरानी लोग को बाल्टोरो कहते हैं, ये मुसलमान हैं। और मंगोल प्रजाति के लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, आप देख सकते हैं। वहाँ मठ भी हैं, मठ को गोम्पा कहते हैं। ठीक है, ईरानी प्रजाति के लोग को बाल्टोरो और मठों को गोम्पा कहते हैं, जो बौद्धों के मठ हैं। हेमिस थिकस लामागुरु प्रसिद्ध बौद्ध मठ है। और
यहाँ की परिस्थितियाँ और जलवायु आप कितने अलग है इस बात को आप देख सकते हैं। और बौद्ध मठों में आपको पता है पताकाएँ हैं जिसमें संदेश लिखी रहती है। ऐसा मानना है कि संदेश हवाओं के द्वारा सीधा ईश्वर के पास पहुंच जाती है। चलिए आए हैं तो क्वेश्चन आंसर भी कुछ कर ले। खापान का क्या अर्थ है, पता ही है, हिमभूमि है। लद्दाख के समान 3600 था। जीरा जो था आपको मैंने बताया था अवेलेबल है। काराकोरम दर्रे को कश्मीर को डैश से जोड़ता है। काराकोरम और 2 दर्रे की बात हो गई थी अभी जस्ट पुराने पेज में आप देखेंगे। काराकोरम दर्रा जो है कश्मीर को तिब्बत से जोड़ता है और द्रास घाटी में अच्छी किस्म का जीरा पैदा किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले पेज में। डायरेक्ट अब शुरू होती है चैप्टर 9। चैप्टर 9 में आप देख सकते हैं थार प्रदेश की जनजीवन, एक हॉट डेजर्ट एक कोल्ड डेजर्ट तुरंत आपको मिलने लगा। ठीक है, तो यहाँ कोई बच्चा है जो दीवार पे कैलेंडर वगैरह को देख के उससे क्यूरियोसिटी आती है, तो क्वेश्चन आता है कि हम लोग तो गर्मी में बहुत कम कपड़े पहनते हैं, जबकि जो मरुस्थलीय लोग हैं वो गर्मी में ज़्यादा कपड़े क्यों पहनते हैं। तो आपको पता है कि वहाँ सैंड स्टॉर्म आप कह सकते हैं बालू की मतलब एक तूफान चलती है, उससे बचने के लिए। और गर्मी में हम लोग भी जब ज़्यादा गर्मी होता है तो फुल कपड़े पहनने लगते हैं कि सनबर्न वगैरह स्किन के लिए भी वो बचाता है। हाँ, यहाँ पे अब आती है बात। यह चित्र रेगिस्तानी इलाके थार का है, अपने देश के पश्चिमी भाग। आप जानते हैं कि मैप में आपका पश्चिमी भाग कौन सा होगा, ये वाला हिस्सा, राजस्थान का हिस्सा। यह पूरा रेतीला है, बीच में अरावली की पहाड़ियाँ, राजस्थान गुजरात में पड़ता है। ये पूरा रेतीला है, अरावली की पहाड़ियाँ और जगह जगह बालू के टीले मिलते हैं। पूरा से शुष्क और अत्यधिक गर्म होता है। दिन में के समय आंधियाँ चलती हैं, बालू के कण उड़ते हैं, लेकिन रात होते तापमान घट जाता है और औसतन वर्षा साल भर में 25 सेंटीमीटर होती है। क्वेश्चन आ सकता है कि थार मरुस्थलीय रीजन में औसतन वर्षा कितने सेंटीमीटर होती है। तो आप याद रख सकते हैं 25 सेंटीमीटर के करीब यहाँ पे वर्षा होती है। ठीक है, और ये आपको पिक्चर दिया गया है, आप देख सकते हैं बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, ये आपका इस रीजन में, राजस्थान के रीजन में आपको दिया गया है। अगले पेज पे चलते हैं। तो फिर से क्वेश्चन बच्चे का कि यहाँ पेड़ पौधे नहीं होते हैं, तो आपको पता है कैक्टस, बबूल, खेजरी याद है, पानी इसमें जमा रहता है। कीकर, ये सारे आपके पौधे यहाँ पे होते हैं। जानते हैं इनके पौधे की पत्तियाँ मोटी होती है जिसमें पानी भरे हुए रहते हैं, जमा करके रखती है। और कांटेदार, इसमें आपके कांटे होते हैं, कांटे रूपांतरित होते हैं, पत्तों का रूपांतरित रूप है, क्योंकि अगर पत्ते रहेंगे तो सारा पानी वो इवापोरेट कर देंगे और फिर क्या मिलेगा पता। ठीक है, रेगिस्तान यह एक शुष्क प्रदेश है जहाँ विशेषताएं अत्यधिक तापमान ऊंचा रहता है और विरल वनस्पति यानी बहुत कम आपको वनस्पतियाँ देखने को मिलेगी। आगे की बात करें तो अगले टॉपिक में है कि हमारे यहाँ जो धान की फसलें होती है क्या वो वहाँ पे होती हैं, बच्चे का क्यूरियोसिटी है। तो नहीं होता है, धान में जानते हैं पानी कितना चाहिए। यहाँ की धरती बालू युक्त होती है, स्थानीय भाषा में इसे रेतीली मिट्टी कहते हैं। बालू के टिब्बे भी यहाँ खूब मिलते हैं। यहाँ के लोग बाजरा जानते हैं, बाजरे का एक गाना भी है ना, बाजरा, रोटी वगैरह, जौ और जैसे मोटे अनाजों की खेती करते हैं। यहाँ सिंचाई की सुविधा है जहाँ पे, वहाँ गेहूँ और दलहन दाल वाली मक्का और सब्जियाँ की खेती करते हैं। बाजरे की रोटी इनका मुख्य भोजन होता है। ठीक है, ऊँट इनके यातायात का साधन है, ये बात याद रखते हैं। भेड़ भी पालते हैं, कटीली झाड़ियों में ऊँटों भेड़ों को भोजन तो मिल जाता है, बदले में दूध, मांस, चमड़ा देते हैं। ऊँटनी का दूध भी यहाँ पे प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ पे एक छोटा सा थोड़ा। राजस्थान पर्यटन विभाग ने जैसलमेर में राजस्थान लोक संस्कृति और खाद्य पदार्थों के लिए कोई, हाँ, यहाँ पे कोई प्रोग्राम कराती है गवर्नमेंट के हिसाब से, जैसलमेर रेगिस्तान में प्रोग्राम कराती है, उसके बारे में बातें की गई। ठीक है, और लोग यहाँ पे सर में जो पगड़ी जैसा बांधते हैं उसे साफा कहते हैं। ठीक है, पूरे बदन को कपड़े से ढकते हैं, ये सारी बातें लिखी हुई हैं। और यहाँ पे पानी के साधन के रूप में बावड़ी या कुआं, सीढ़ी वाले कुएं को हम लोग बावड़ी कहते हैं। ठीक है, आप पढ़े भी होंगे पहले भी। और ऐसी जगह को नखलिस्तान मरुद्यान भी कहते हैं, यानी यहाँ पे कुछ हरियाली भी मिलती है, मतलब बहुत दूर दूर जाएगा थोड़ा दूर हरियाली तो मरु उद्यान, मरु मतलब मरुस्थल का उद्यान। ठीक है, यहाँ नखलिस्तान भी कहते हैं।
पीने की पानी के लिए कोसों दूर चलकर मस्को घरों में पैदल या ऊँटों पर ढोकर लाना पड़ता था। अब तो ट्रेन से भी टैंक से यहाँ पानी आ जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले पेज में। जैसलमेर जिले में तो पिछले कई साल से वर्षा ना के बराबर हुई है, इसलिए यहाँ के लोग पानी का उपयोग बहुत सावधानी से करते हैं, ध्यान से। रेल के टैंकर से भी पानी आती है, ये बात हो गई बातें। ऊँट का रेगिस्तान में महत्व है, पता ही आपको। और ठीक है, इसके अलावा कंबल, रजाई, कालीन भी ये लोग बनाते हैं, ये कुटीर उद्योग है। यहाँ पे थार प्रदेश में मिनरल्स में आपको जिप्सम, संगमरमर, छटीदार इमारती पत्थर, लिग्नाइट, कोयला, तांबा, अमृत मिलता है, अभ्रक और नमक इत्यादि मिलता है। संगमरमर, लाख की मूर्तियाँ, चूड़ियाँ, हाथी दांत की नक्काशी और रंगाई की छपाई इनका मुख्य व्यवसाय है। यहाँ पे पानी की कमी रहती है, इसलिए जनसंख्या कम है। बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर यहाँ के मुख्य नगर हैं। पानी की कमी दूर करने के लिए सतलज नदी पर बांध बनाया गया है, ठीक है। बांध बनाकर इंदिरा गांधी, जिसे राजस्थान नहर भी कहा जाता है, ठीक है। सतलज नदी पर बांध बना के आप कह सकते हैं पानी नहर के रास्ते से लाया गया, जिसे राजस्थान नहर भी कहा गया। इस नहर से बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर जैसे जिलों में सिंचाई की सुविधा बढ़ी है। पूछे तो इंदिरा गांधी नहर भाखड़ा नागल बांध से निकली हुई नहरों से ही इन क्षेत्रों में हारे। क्वेश्चन भी आएगा भाखड़ा नागल बांध कहाँ पे स्थित है, तो आप राजस्थान याद रख सकते हैं। थोड़ी हरियाली देखने को मिलती है। उसके अलावा आपका कुछ क्वेश्चन कर लें। साफा कहते हैं पगड़ी, थार रेगिस्तान फैला है गुजरात राजस्थान में। नखलिस्तान का क्या अर्थ है, अभी जस्ट बात हुई थी। नखलिस्तान का अर्थ है कि एक रेगिस्तान, हरियाली और जल वाला थोड़ा सा क्षेत्र, ठीक है। पश्चिमी भाग में थार है, राजस्थान ऊंट कहलाता है। राजस्थान नहर देस नदी पे बनाया गया, तो सतलज नदी पर बनाया गया। 10वां चैप्टर है अपना बिहार, इससे क्वेश्चन ढेर सारे बनेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक बार बिहार के मैप को आप देख लें, पर्सनली भी देख लें। अब यहाँ बच्चा जो है क्यूरियोसिटी बिहार की आती है उसको, इस डेट से 22 मार्च बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22 मार्च हम लोग बिहार दिवस के दिन के तरीके से मनाते हैं। इसमें बच्चे बहुत चहल पहल होती है गांधी मैदान में, और कुछ प्रोग्राम वगैरह भी है, तो बच्चे जाते हैं और उसी से बिहार का इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा इस चैप्टर का। चलिए आते हैं। सबसे पहले इस टॉपिक में बिहार के बारे में हम लोग को यही बात करनी है, जो 10वां चैप्टर है आपका, इसमें कि बिहार की चौहद्दी, ठीक है। उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, ये हम लोग बचपन से याद करते आ रहे हैं, और वही चीज़ यहाँ लिखी हुई भी है, ये आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। और इस चैप्टर में हम लोग भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में हम लोग यहाँ जानेंगे, ठीक है। और मंच पे बच्चे एक एक साथ परफॉर्म करके इन चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं, और अभी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। 7वीं की कक्षा नीलम को बुलाया गया और बिहार की भौगोलिक स्थिति पे चर्चा वो करती है, जिसमें उसने बताया कि बिहार के मैप के हिसाब से अगर देखी जाए तो बिहार के मैप के बीचों बीच जो नदी गुजरती है वो है गंगा, और इसका बहाव जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ है, ठीक है। ये आप याद रख सकते हैं। और बहुत सारी नदियाँ इसी नदी में आकर मिलती हैं, जैसा कि हम लोग को पता है गंगा एक बहुत बड़ी नदी है, आपके इंडिया में सबसे बड़ी आप कह सकते हैं नदी है। जिसके उत्तर में बिहार राज्य मध्य गंगा के मैदान, जिसके उत्तर में नेपाल, दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है। प्रायद्वीपीय पठार जो झारखंड के रीजन में आप कह सकते हैं प्रायद्वीपीय पठार है, ठीक है। और उसके बाद इस प्रदेश के मैदान में गंगा पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। उत्तर में गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, और दक्षिण में पुनपुन, सोन, फल्गु इत्यादि नदी बहती है। तो कुछ ट्रेन के नाम से भी याद रख सकते हैं। कोसी के बारे में जानते हैं, सहरसा वगैरह से चलती है कोसी ट्रेन पटना के लिए, और महानंदा भी उसी रूट से आपको आती है कटिहार वगैरह होके। तो ये सारी आपकी पश्चिम में, सारी उत्तर से आने वाली है, ठीक है। फिर सोन, फल्गु, ये सारी नदियाँ भी दक्षिण से गंगा में आकर मिलती हैं। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई देखी जाए तो 100 मीटर है, 100 मीटर है औसत ऊंचाई, जो उसके केस में, लद्दाख के केस में 3600 था, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो जाड़े के दिनों में अधिकतम तापमान 29 और न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस होता है, जो इससे भी घट जाता है।
और गर्मी में तो अभी प्रचंड गर्मी देख ही रहे हैं, 44 डिग्री सी टेम्परेचर चला गया है, बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। वर्षा यहाँ मानसून पे डिपेंडेंट है, हम लोग हमेशा इसका वेट करते रहते हैं, ठीक है, जो लगभग 100 से 150 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है। याद रखिए 100 मीटर ऊपर भी, 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा भी। और अप्रैल मई के महीने में वर्षा की हल्की फुहारें आती है, जिसे मैंगो शावर भी कहते हैं, ठीक है, जिसमें आम के फल तेजी से बढ़ते हैं, इसलिए मैंगो शावर। क्वेश्चन आता है मैंगो शावर की वर्षा कब होती है? अप्रैल मई महीने में होती है। ये वर्षा उतनी ज़्यादा भी नहीं होती है, ये बस आम की फसल को तेज़ी से बढ़ने के लिए होती है। कभी कभी आंधी आती है, आम के टिकोले पेड़ से गिरते हैं, इससे आम की फसल प्रभावित होती है। उत्तर में हिमालय की तराइयों से हुई वर्षा का जल कुछ जिलों में बाढ़ ला देता है। शोक कहते हैं ना कोसी को, ये सब कहाँ से आती है? हिमालय कहते हैं नेपाल पानी छोड़ दिया, यही से आती है। जलवायु की दृष्टि से बिहार उष्णोष्ण, ठीक है, कटिबंधीय प्रदेश में आता है। यहाँ जनसंख्या घनत्व तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मतलब डेंसर पॉपुलेशन है। आप पहले जानते हैं कि रिवर वैली सिविलाइजेशन, जहाँ नदियाँ होगी वहाँ तो पॉपुलेशन होगा ही ना, क्योंकि यहाँ खेती के लिए ज़मीन अच्छी है, क्लाइमेट अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, इसी वजह से। अब ये सारी बातें सुन के सब लोग ताली वगैरह बजाने लगते हैं, और उसके बाद दूसरा नाम पुकारा जाता है जो बिहार के निवासियों का मुख्य पेशा और बिहार के उत्पादन वाली चीज़ों के बारे में बताएंगे। तो इसमें आप काम की चीज़ें आपकी ये हैं कि बिहार में कौन कौन सी नदियां हैं, कौन सी नदियां उत्तर में है, कौन सी नदी दक्षिण में, कौन सी नदी सेंट्रल में, बिहार का गंगा नदी का दिशा क्या है, औसत तापमान क्या है, समुद्र तल से ऊंचाई क्या है, वर्षा का सेंटीमीटर क्या है। इतनी सारे क्वेश्चन आपको इससे बनते हैं, आप इसको याद रख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले पेज में। तो बिहार के जो भूमि है, पूरी भूमि का 75% भाग कृषि योग्य है। इतना रिवर तो कृषि योग्य भूमि होगी ही। 12% जो है बंजर है। उत्तर की तराई में स्थित एकाध जिले और दक्षिण पूर्व में एकाध जिले को छोड़कर अन्य भागों में वन का अभाव है। पूरा जो है मैदानी क्षेत्र है, लेकिन आपको कह सकते हैं फॉरेस्ट का अभाव है, पेड़ पौधे बहुत कम हैं। क्रॉप्स हम लोग कल्टीवेट ज़्यादा करते हैं, पेड़ पौधे कम हैं। कृषि मुख्यतः मानसून पर आधारित है, कृषि प्रधान राज्य है, लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। यहाँ पे आपको कौन कौन से क्रॉप्स देखने को मिलेंगे? मकई, दलहन, तिलहन, गन्ना, जूट, मसाले आदि उपजाए जाते हैं। उत्तर बिहार के कई जिलों में तंबाकू, केले, लीची, पान इत्यादि की होती है। तंबाकू समस्तीपुर वगैरह में होता था अभी भी, और केला वगैरह आपका हाजीपुर वगैरह में, लीची मुजफ्फरपुर इत्यादि में। इन सब जगहों में आम की पैदावार प्रचुर मात्रा में सभी जगह होती है। आप कुछ खास चीज़ें हर जगह की याद रखिएगा। जैसे भागलपुर सिल्क के लिए फेमस है, इसके अलावा जर्दालू आम के लिए भी। पूर्णिया में जूट, गया में सूती वस्त्र, ठीक है, पूर्वी चंपारण में बटन बनाने के कुटीर उद्योग प्रमुखता से हैं। उसके अलावा मुंगेर में सिगरेट का कारखाना, बरौनी में तेल शोधक रिफाइनरी है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL, खाद कारखाना इसको भी कह सकते हैं HFC, ठीक है, HFC बरौनी ऐसे ही करके कहते हैं, ठीक है, ये भी फेमस है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर और मोकामा में आपके रेलवे वैगन प्लांट है, और जमालपुर में रेलवे की कार्यशाला स्थापित है। रेलवे और एवं बारूद के कुछ नए कारखाने का निर्माण कार्य प्रगति में है। खनिज संपदा में बिहार निर्धन है। ये तब था जब बिहार झारखंड एक था, तो इसका आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देश में था, लेकिन झारखंड पूरा का पूरा खनिज से प्रचुर मात्रा में भरा हुआ, और वो बिहार से अलग हो जाए, इसलिए ये पूरा कृषि के लिए अब रह गया, झारखंड पूरा खनिज के लिए रह गया। तो निर्धन है कुछ जिलों में, जैसे टीन और अभ्रक की खाने हैं। कैमूर की पहाड़ियों में चूना पत्थर, बालू पत्थर आपको देखने को मिलेगा। कैमूर की पहाड़ियों में चूना पत्थर और बालू पत्थर आपको देखने को मिलेगा। पायराइट्स भी मिलेंगे कैमूर की पहाड़ियों में, याद रखिएगा। चूना पत्थर, बालू पत्थर, पायराइट्स। क्वेश्चन में आ सकता है चूना पत्थर बताइए कौन सा स्टोन होता है, याद करके। ये आपका था सेडिमेंट्री रॉक्स, जिसमें लेयर बाय लेयर होता है, और यही बाद में बन जाता है मार्बल में चेंज हो जाता है। इस बार अब यहाँ तक जब बातें हो गई, तो अब कुछ और बातों के लिए मोहम्मद रिजवान ने माइक पकड़ा, और ये बातें करेंगे जलवायु और मैदानी भाग में होने वाले आपके जो फसल हैं, जैसे चावल, गेहूँ, दाल, हरी सब्जियाँ मुख्य भोज पदार्थ है। पेयजल का मुख्य स्रोत चापाकल कुआं है, पानी की कमी थोड़ा कम है। और कपड़े वगैरह ये हम लोग शर्ट पैंट धोती कुर्ता ये सब पहनते हैं।
राजधानी पटना है, जबकि पटना के अलावा एयरपोर्ट वायुमार्ग से जुड़ा है गया, अब तो दरभंगा भी हो गया, ठीक है। और रेलवे लाइन का सघन और सुदृढ़ जाल है। और आप इसमें और देखने को मिलेगा कि गांव में आजकल भी नौका है यूज किया जाता है एज वाटर ट्रांसपोर्ट। और कृषि के उपज के स्थानीय जो है बाज़ारों में बिक जाते हैं। कच्चे पक्के माल दोनों तरह के मकान होते हैं। बरसात में झटपट तैयार होने वाला लिट्टी चोखा, सत्तू, दही चूड़ा यहाँ का प्रिय भोजन है। यहाँ पे बात करती हुई उसके बाद एक और बच्ची आती है जो बिहार के कल्चर के बारे में बात करेगी। तो बिहार में छठ पर पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इसके अलावा बिहार में सिखों के गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था और ये प्रतिवर्ष उत्साहपूर्वक मनाया जाता है इनका जन्म उत्सव। इसके अलावा बिहार की मधुबनी पेंटिंग बहुत ही प्रसिद्ध है, विश्व के लोग इसे पसंद करते हैं। मिथिला में उभरी ये पेंटिंग जिसमें प्राकृतिक रंगों से आप कह सकते हैं बहुत सारी चीज़ों को बनाया जाता था। आगे बढ़ और क्षेत्र के विशेष लोगों का रोजगार उपलब्ध कराती है। उस क्षेत्र के लोग ज़्यादातर यही काम करते हैं। धार्मिक, मिलनसार, धैर्य रखने वाले, जुझारू प्रकृति के हैं। लीची की मिठास, लिट्टी की चटक, मधुबनी की पेंटिंग सौंदर्य यहाँ की विशेषता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ आपको बताया गया है। बक्सर का चौसा आम का लग रहा है ये प्रजाति है। बेतिया का डंका, दिग्घा का दुधिया मालदह और भागलपुर का जर्दालू आम का क्या कहना, ठीक है। ये आपको देखने को मिलेगा, अलग अलग जगह अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। अक्सर बाढ़ और सुखाड़ की विभीषिका झेलती है कोसी के बारे में आप कह सकते हैं कि वहाँ पे आपको वो बाढ़ हर साल लगभग उसे शोक ही कहा जाता है, ठीक है। पर्यावरण की विषम परिस्थिति ने यहाँ के निवासियों को अधिक जीवट, आशावादी और जीवांत बनाया है। अभी समय कम है, फिर कभी मौका दीजिएगा तो और चर्चा करेंगे। बच्चे ये बोलते हैं और यहाँ पे बातें उनकी ख़त्म हो जाती है। ये भी चैप्टर आपका ख़त्म हो जाता है। क्वेश्चन कुछ कर लें। मधुबनी पेंटिंग जुड़ी है मिथिला क्षेत्र से। एक आप देखते हैं वैगन, मोकामा, जर्दालू आपका भागलपुर, चूना पत्थर कैमूर। बात भी होती तेल स्वरूप बरौनी जमालपुर में अवस्थित है। जमालपुर में रेलवे कार्यशाला, वर्कशॉप आप इसे कह सकते हैं। तो ये भी आपका चैप्टर क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आप मुझे लगता है एक क्लास में क्लास 7 की सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी। मैं भी कल आपकी क्लास 7 की ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी। मिलेंगे अगले वीडियो में। फ़िलहाल के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही आपके इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।